ये वैल्यू कहाँ से आया, इट इज़ गेटिंग फ्रॉम द आइडियल गैस, ठीक है। सो हमें ये मिला एंड देन हमने N1 RT/V, N2 RT/V प्लस N3 RT/V इन तीनों को ऐड कर दिया। इसमें से RT/V कॉमन आ गया, एंड N1 प्लस N2 प्लस N3 हमने अलग ले लिया। ओके, नेक्स्ट क्या किया हमने, P1 को PT से डिवाइड किया, ठीक है। P1 क्या था हमारा N1 RT/V एंड PT क्या था N1 प्लस N2 प्लस N3 RT/V। ओके, सो व्हाट इज़ द अभी देखो RT/V कट हो गया, RT/V से बचा क्या, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये बच गया। फिर इसको हमने क्या लिया, इट इज़ द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होता है, तो इसकी जगह हमने ले लिया x1। सो x1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन PT। फिर इस PT की वैल्यू को इधर भेज दिया, सो दिस इज P1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू PT। इसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये 12th क्लास में है, इसके आगे इसका एक्सटेंशन 12th में है, सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। क्लियर है सबको, डेरिवेशन क्लियर हो गया, देख लो आपके बुक में भी वही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल देखो, अ मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलो, अ मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम ऑफ N2, 8 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 40 ग्राम ऑफ नियोन हैज़ 20 बार प्रेशर। ओके, प्रेशर आगे, what is the partial pressure of each of these gases? ओके, देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, बराबर। व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ दीज गैसेस, मतलब आपको PT दिया है, P टोटल दिया है कि नहीं, PT कितना होगा 20 बार दिया है वो, देखो P टोटल, मतलब आपको P1 P2 एंड P3, अभी देखो P1 क्या हो सकता है, P ऑफ N2, ये हमें फाइंड करना है। दूसरा P ऑफ HE, ये भी हमें फाइंड करना है, और P ऑफ NE, ये भी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, सबसे मेन चीज़ वो है। सो क्या होगा, आपको सबसे पहला टारगेट क्या है आपका, इसके लिए आपको N ऑफ N2 याद है, RT/V करना पड़ेगा कि नहीं, फॉर्मूला मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा कि नहीं, RT/V छोड़ो, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आपको पता है ये फॉर्मूला लगता है PT इज इक्वल्स टू PT नहीं, P1 या P ऑफ N2 इज इक्वल्स टू X ऑफ N2 इंटू PT, याद है, अरे अभी तो पीछे ही करवाया ना, P1 इंटू X1 प्लस X1 इंटू PT, P1 इज इक्वल्स टू X1 इंटू PT। तो P1 को हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं, P1 इज इक्वल्स टू दिस, P2 इज इक्वल्स टू दिस HE एंड P3 ये हो गया, बराबर। तो हमने क्या लिया, P ऑफ N2 इज इक्वल्स टू X2 इंटू PT, बराबर। सो इसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मास ऑफ बोलो N2 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ N2 हो जाएगा। सो गिवन मास ऑफ N2 कितना है, बोलो नाइट्रोजन का गिवन मास कितना है, कितना दिया है, 28 दिया है कि नहीं, 28 ग्राम डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मोलार मास 28 ग्राम ही होता है, कितना, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का कितना होगा 2 इंटू 14 कितना होगा 28। सो 28 डिवाइडेड बाय 28 कितना आएगा 1 मोल, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट
एन ऑफ, बोलो, एन ऑफ एच ई, तो इसका गिवन मास कितना है 8 ग्राम, इसका मोलार मास कितना है 4 ग्राम, एच ई का तो पता है ना 4 होता है, सो ये कितना आएगा 2। नेक्स्ट एन ऑफ एन ई, बोलो क्या करेंगे इसके लिए 40 डिवाइडेड बाय 20, 40 डिवाइडेड बाय 20, ये तो आपको पता है एनी का नियॉन 28 दिया है क्या, ओके 28 लिखो, चलो कट करो इसको, कितना आएगा 28, 28 नहीं है 20 है, मैं वही बोल रहा हूँ 20, अरे स्टार्टिंग में एन ऑफ एनी निकाल रहा हूँ ना मैं, 28 कहाँ देख रहे हो तुम, एन ऑफ एनी, नाइट्रोजन नहीं, एनी, अरे 28 नहीं होता है, 20 ही होता है, रॉन्ग है, ठीक है, वो 20 ही होता है, मैं बोला 28 कैसे हो सकता है। ओके, सो ये कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब सुनो, वैल्यूज तो हमको मिल चुकी है, अभी सुनो, अभी सबसे पहले फॉर्मूला ये था ना, P ऑफ N2 इज इक्वल्स टू क्या, P ऑफ N2 इज इक्वल्स टू x ऑफ N2 प्लस इंटू PT, ठीक है। सबसे पहले तो P ऑफ N2 हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए ऑफ नाइट्रोजन, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए अभी सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको एक मेथड बताया था, याद है आपको, x1 निकालना है तो उसके लिए n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 करना पड़ेगा कि नहीं। सो यहाँ मान लो नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है, ये हीलियम है और ये नियोन है, मान के चलो, ठीक है। ये कितना है नाइट्रोजन उधर 1 आया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 आया कि नहीं। सो ये क्या आ गया, ये आ गया x1, आ गया x1, ओके। करे पुट इधर, P ऑफ N2 निकालना है तो क्या करेंगे, P ऑफ N2 निकालना है तो क्या करेंगे, बोलो, P ऑफ N2 इज इक्वल्स टू x1 कितना आया 1 बाय 5 और PT कितना है, P टोटल कितना है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने इधर PT, सो इनटू कट होगा कि नहीं, कितना आएगा 4, और वो भी किस में, बार, किस में आएगा वैल्यू, बार में। नेक्स्ट वाला निकाले, नेक्स्ट कौन सा है P ऑफ, उसके लिए x2 निकालना पड़ेगा, मतलब ये किसका निकाला था हमने, ये निकाला था N2 का निकाला था, ये किसका था, x2 किसका है, x ऑफ HE कितना आएगा, कितना है उसका 2 डिवाइडेड बाय 5, अब यहाँ पे पुट कर दें, P ऑफ HE कितना हो जाएगा 2 बाय 5 इंटू 20 कितना आएगा 4 टू जा 8 बार। नेक्स्ट बोलो, सबसे पहले ये x2 x ऑफ एनी, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अगेन 5, तो ये आ गया। फिर P ऑफ एनी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P ऑफ x ऑफ एनी इंटू PT कितना, P ऑफ एनी इज इक्वल्स टू x ऑफ, ये कितना है 2 बाई 5 इंटू 20, ये तो समझ में आया 8 होगा, यहाँ पे कितना 8 आएगा, 8 बार। डिफ़िकल्ट है, इजी है ना, पक्का, ओके। तो कर सकते हैं इस तरीके से, काफ़ी इजी है। बस आपको याद रखना है, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे, सबसे पहले तो आपको, सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको है ना P टोटल लिखना है, अलग से गिवन लिख लो, फिर तीनों के क्या क्या निकालना है वो लिख लो, और फिर सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपको ये फॉर्मूला चाहिए ना ये वाला, तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको ये वैल्यू लगेगी कि नहीं ये वाली, तो उसके लिए आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, गिवन मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ N2। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट है assumption of kinetic theory of gases, kinetic molecular theory of gases। फर्स्ट है गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, क्या गैस टाइनी पार्टिकल से बनती है, ओके।
बनती है कि नहीं? On an average, gas molecule remains for apart from each other, therefore the actual volume of the gas particles is negligible. क्या गैसेस का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल होता है? आया समझ में? वाई? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. ठीक है. The attractive force between the gas molecules are negligible at ordinary temperature and pressure. As result, gas expand to occupy entire volume of the container. अब जैसे मान के चलते हैं, अब ये कंटेनर समझ लो, ये एक क्लास, एक कंटेनर है फॉर एग्जांपल. अब क्या गैसेस ने इस पूरे क्लास को ऑक्यूपाई किया है कि नहीं? हर कोने में गैस है या नहीं है? इसका मतलब जो गैस है वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेती है जो भी स्पेस होती है उसको, एंड उसके बीच में एक निग्लिजिबल फोर्स होता है, इसलिए उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं. बराबर. मैं कहीं भी हाथ मार सकता हूँ, क्या बीच में कुछ आएगा? ऐसे आ रहा है? नहीं. इसका मतलब गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज़ीरो, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है. एंड दूसरी बात, इट विल एक्सपांड इन ऑल द डायरेक्शंस. आया समझ में? ये एक्सपांड हो जाती है हर डायरेक्शन के अंदर, पूरे कंटेनर को ये क्या कर लेती है? ऑक्यूपाई कर लेती है. ओके. नेक्स्ट, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन एंड मूव इन ऑल द डायरेक्शन, पॉसिबल डायरेक्शन. मैंने बता दिया, पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन. दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है गैसेस, और कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेगी. जैसे प्रेशर कुकर का मैंने एग्जांपल लिया था, जब आप टेम्परेचर क्या करोगे? बढ़ाओगे तो वो प्रेशर कुकर का जो उसके सरफेस है उससे जाके टकराएगी. आया समझ में? तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उससे बढ़ेगी कि नहीं? जब गैसेस इधर उधर भागेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी. उसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है. So as we increase the temperature, the kinetic energy will increase and particles are move in random motion. कहीं भी भागेंगे particles, gases के इधर उधर कहीं भी भाग सकते हैं. So gases particles are in a random motion but they are move in a straight line. आया समझ में? random motion करते हैं वो, इधर उधर भागते हैं ऐसे, लेकिन straight line में जाते हैं. ऐसे नहीं घूम के जाएंगे, ऐसे swing होके ऐसे नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे. ओके. Next, pressure of the gas is due to the collision of the gas particles with the walls of container. अब प्रेशर कुकर में प्रेशर कैसे जनरेट होता है? अगर हम बात करें प्रेशर कुकर की, तो उसमें प्रेशर कैसे जनरेट होता है? When the gases particles are in the random motion and they are collide with each other and they are collide with the walls of the pressure cooker, so it create the pressure. आया समझ में? जब वॉल्स पे प्रेशर आएगा, इधर उधर धक्का देंगे तो उससे क्या होगा? प्रेशर कुकर में प्रेशर क्रिएट होता है. आया समझ में? सो पहली चीज़ कोलिजन की वजह से, और दूसरा इसमें कोलिजन तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोलिजन लिखा है. कोलिजन होगा किसमें? जो कंटेनर की वॉल्स होगी या प्रेशर कुकर की वॉल्स होगी उसमें. ठीक है. नेक्स्ट, द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, विच मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज आफ्टर कोलिजन. मतलब अगर कोलिजन होगा तो क्या एनर्जी जो होगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी विल बी आइदर कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब देखो, इसको समझो. अभी जैसे एक फॉर्म है जिसमें अभी जैसे हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी, तो वो क्या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? वो एनर्जी, वर्क डन इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. पता है ना आपको? वर्क डन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो इनडायरेक्टली जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज थर्मल एनर्जी है. होगा कि नहीं टेम्परेचर? सो टेम्परेचर एक थर्मल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? वर्क डन में. मतलब कुछ वर्क हो रहा है कि नहीं? प्रेशर लग रहा है तो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है. तो क्या वो प्रेशर क्रिएट करेगा? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं? तो उसकी वजह से वो एक्सपांड होगा कि नहीं? एक्सपांड होगा. सो अगर प्रेशर भी लग रहा है, एक्सपांशन भी हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन होगा कि नहीं? होगा. क्या आपके प्रेशर कुकर में आपकी दाल बन जाएगी? बनेगी कि नहीं? आलू उबालेंगे तो आलू बन जाएगा. तो वर्क डन हुआ, कुछ वर्क किया उसने.
जो वेपर्स है उसने वो कुछ वर्क किया इसका मतलब वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो थर्मल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. आया समझ में? सो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. आया समझ में? यहाँ पे क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, विच मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर कोलिजन. इसका मतलब कोई हीट लॉस नहीं होगी. पहली चीज़, यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम रहेगी. एनर्जी सेम कब हो सकती है? जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसमें से कुछ बाई प्रोडक्ट ना आए, तभी सेम हो सकती है. जैसे यहाँ से आपने 151 कैलोरीज स्टार्ट किया एनर्जी का जूल्स में स्टार्ट किया, 151 जूल्स है, और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के टाइम भी 151 जूल्स है, मतलब टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा ना आपने, पढ़ा था कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती और क्रिएट भी नहीं होती, इसका मतलब वो सेम रहेगी टोटल एनर्जी. आया समझ में? उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, या इलास्टिक रहेगा ये गैसेस. ओके, द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटीज एट एनी instant hence have different kinetic energy, but average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के इक्वल होता है, लेकिन when we have the different gases, they having the different masses. आया समझ में? सबका मास अलग अलग होता है. क्या हम अपना एग्जांपल लें तो हम सबका मास अलग अलग है, तो अगर हम भागेंगे तो क्या सब एक ही स्पीड से भागेंगे? नहीं ना. जो फुर्तीला होगा, पतला होगा, वो फटाफट भाग लेगा. आया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो गैसेस है जिनका मास ज़्यादा है वो फास्ट मूव नहीं करेगी, और जिनका मास लो है, कम है, तो वो गैसेस फास्ट मूव करने वाली है. आया समझ में? सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी डिपेंड ऑन द डिफरेंट गैसेस. आया समझ में? बट ओवरऑल जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. आया समझ में? अभी कंटेनर के अंदर ज़रूरी नहीं कि एक ही गैस हो, बहुत सारी हो सकती है, 3-4 गैसेस हो सकती है. तीनों चारों गैसेस का जो स्पीड होगा वो अलग अलग होगा. कोई किस स्पीड से कर रहा है, ट्रैवल कर रही है, कोई दूसरे स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो आपस में उनका कोलिजन होगा. आया समझ में? जैसे इधर से सब तरफ से गैसेस आएगी, है ना. सो कोलिजन तो होगा, उस कोलिजन की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ता है. अब आप कोलिजन इसको बोलते हो ना, कोलिजन, यही कोलिजन है. आपस में जब चीज़ें टकराती है तो कोलाइड होती है, उसी को कोलिजन बोलते हैं, और उसी कोलिजन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है. क्लियर? नेक्स्ट. सो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके.